हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुरोध सुशांत एजुकेशन। तो आज जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बीपीएससी की जो 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, जो 27 दिसंबर 2020 को हुई थी, उसी के बारे में उसमें जितने सारे भी सवाल आए थे उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको कुछ मैं बता देता हूं कि इतिहास से उस बार 25 सवाल आए थे। ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एनालिसिस करो कि किस सब्जेक्ट पे आपको कितना ज़्यादा फोकस करना है, किसका वेटेज कितना ज़्यादा है। बिहार विशेष से 25 सवाल थे, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से सिर्फ 6 सवाल थे, ज्योग्राफी से 10 सवाल थे, अर्थव्यवस्था से 7, विज्ञान से 30 और समसामयिकी से 37 और गणित से तो 10 फिक्स रहता ही रहता है। तो रुको, मैं कलर चेंज करके आपको कुछ बताऊंगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतिहास और फिर बिहार विशेष और विज्ञान और समसामयिकी, ये चार आपके कोर एरियाज़ हैं जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये ना सिर्फ 67वीं बीपीएससी के लिए है, यह आपको आगे आने वाले जितने सारे भी सिविल बीपीएससी के एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप अगर फर्स्ट टाइमर हो, अगर आप 2023 में 68वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, हम इसमें पूरे 150 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो और पिछली बार का जो कट ऑफ था वो आप अपने हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आप कट ऑफ अपना देख लेंगे, मिला लेंगे कि आपका कितना मार्क्स आता है, किस किस लेवल पे आप हो और आपको और कितनी तैयारी करनी है, आपको कौन सा एरिया करके रखना, कौन सा एरिया फ़िलहाल आपका अच्छा है। ठीक है, अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलीबंगन। कलीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है त्रिरत्न या फिर जैसे सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है, त्रिरत्न जैसी बात हो जाए तो जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया था। कश्मीर में, तो आपको पता है फ्रेंड्स, कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ईसा की प्रथम शताब्दी में किया गया था इसको। ठीक है, और इसमें गुरु थे, मतलब अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, कुंडल वन में हुआ था ये चौथी बौद्ध संगीति। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन, आपको दर्शन पहचानना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस दर्शन का संबंध किससे है। तो किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। तो जो वैशेषिक दर्शन है उसका प्रतिपादन कपिल किसने किया था, कनाद ने इसका प्रतिपादन किया था वैशेषिक दर्शन का, और उन्होंने ही परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की थी वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाता है यहाँ से। तो रक्त एवं लौह की नीति, देखो प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। रक्त एवं लौह की नीति किससे संबंधित है। तो रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने चलाई थी। ठीक है, राजा का दैवीय सिद्धांत भी इसने ही चलाया था, सिजदा और पैबोस प्रथा भी इसने ही चलाई थी। ठीक है, इसको उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें आप एक्स्ट्रा ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मध्यकालीन सम्राट या फिर भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो देखो, एक मध्यकाल में एक साम्राज्य था जो बहुत ही ज़्यादा स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस था, वह था चोल साम्राज्य। ठीक है, वह था चोल साम्राज्य। इसके संस्थापक जो थे वह थे विजयालय। ठीक है, और इसकी राजधानी तंजावुर, अभी जो तंजौर पहले, अभी तंजावुर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीनकारी या फिर पित्राद्युरा, पित्राद्युरा क्या है या फिर किससे संबंधित है। ठीक है, तो पित्राद्युरा होता है मस्जिद, जैसे देखो जैसे ऐसे मस्जिद की दीवारें होती है ना इस्लामिक काल में, तो उसमें आपको छोटे छोटे दीवारों पर जो फूलों की नक्काशी की जाती है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से बनाना नहीं आ रहा है, फूलों पर जो नक्काशी की जाती है उसी को कहते हैं पित्राद्युरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दीवारों पर अर्धकीमती पत्थरों को जड़ करके जो फूलों की नक्काशी की जाती है उसको पित्राद्युरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे। ठीक है, तो ये आप जहांगीर में कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये हो जाएगा अकबर। सी, जहांगीर का जो काल था वह चित्रकारी का
स्वर्णिम काल भले ही था, लेकिन चित्रकारी के लिए कारखाने किसने बनवाए थे? तो अकबर ने बनवाए थे। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा शुरू हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। 8 सवाल अब तक हो चुके हैं और 8 सवाल में मेडिवल हिस्ट्री से और एंशिएंट हिस्ट्री से कर लिया हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत से। तो 1857 में किन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो देखो, नाना साहब पेशवा ने कानपुर से भाग लिया ही था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे और बेगम जीनत महल दिल्ली की थी ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के बारे में कहा था कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेक थे, इंजन तो था ही नहीं? किसके बारे में? तो आपको पता है फ्रेंड्स, 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी और एक सरकार के गठन की बात की गई थी, ठीक है। तो इसी के तहत संघीय व्यवस्था पर भारत में जोर दिया गया था। इसी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह जो है सो ऐसा अधिनियम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेक है किंतु इंजन नहीं दिया गया है। अच्छा, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो दांडी यात्रा आपको भी पता है फ्रेंड्स, 24 दिनों तक चली थी। कब से कब तक? 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 तक दांडी तक चली थी वो यात्रा, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। 24 दिनों तक वो चली थी यात्रा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसके जो रचयिता हैं बिस्मिल अजीमाबादी। इसमें आप राम प्रसाद बिस्मिल से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने ये पंक्तियाँ इसका जो गज़ल बनाया वो राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया, पर पूछ रहा है कि यह जो गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, बीपीएससी ने चूंकि ऑप्शन नंबर ई चेक किया, कभी राम प्रसाद बिस्मिल भी सही हो सकता है, बट बीपीएससी ने कहा कि डिस्क्रिप्शन में कि बिस्मिल अजीमाबादी ने, जो कि बिहार के क्रांतिकारी थे, 1921 में सरफरोशी की तमन्ना नामक गज़ल लिखा था। और राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं उन्होंने इस गज़ल को फेमस किया था, प्रसिद्ध बनाया था, इस वजह से हम लोग इनको जानते हैं। बट सही जवाब इसका हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके बाद कौन सा एक आंदोलन शुरू, या फिर बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो वह था स्वदेशी आंदोलन। बहुत ही बड़े पैमाने पर वह आंदोलन चला था, विदेशी कपड़े की होली जलाई गई थी, ठीक है। बहिष्कार किया गया ब्रिटिश को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, कि 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? ठीक है, INA का मतलब क्या होगा? इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी पर जो मुकदमा चलाया गया था, ठीक है, उसके लिए जो मतलब INA के पक्ष में जो पेश हुए थे वह थे भूला भाई देसाई, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और वकील भी थे, ठीक है। मैडम भिकाजी कामा ने कहाँ तिरंगी यानी कि तिरंगा फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा पहली बार फहराया था? तो वो स्टुटगार्ड में कब? 22 अगस्त 1907 ईस्वी को, जब 7वीं अंतर्राष्ट्रीय, नॉट नेशनल, 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बैठक हो रही थी ना, तब वहीं पर स्टुटगार्ड में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था। और आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी या फिर माँ भी कहा जाता है। आप कामा से माँ याद रख सकते हो, ठीक है, स्वतंत्रता की माँ या फिर जननी। आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, आपको मिलाना है, ठीक है। तो सी विनोबा भावे क्या द्वितीय सत्याग्रही थे? ये गलत जवाब है, कि विनोबा भावे को ना प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अगला देखते हैं बी नंबर में क्या है, कि CR दास को देशबंधु कहा जाता है क्या? तो जी, CR दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। और विलियम बेडनवर 1907 में कांग्रेस के सभापति बने थे क्या? तो हाँ, सी,
तो कह रहा है क्या कि विलियम बेडनवर्ग थे क्या 1907 के कांग्रेस के सभापति? तो नहीं, 1907 में तो अधिवेशन सूरत का हुआ था ना फ्रेंड्स, तो सूरत में तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष, उनके उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और अगला तो ये तो गलत हो जाएगा, आपका ए नंबर भी गलत हो जाएगा, बी नंबर सही है। लेकिन हम अभी आंसर को टिक नहीं कर सकते क्योंकि शायद एक से ज़्यादा सही हो सकता है, तो हमको श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में देख लेना है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की तो स्थापना की थी, लेकिन वह पेरिस में नहीं, वह लंदन में हुई थी। ठीक है, वो लंदन में हुई थी उसकी स्थापना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही सिर्फ सही होगा कि CR दास को, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के वक्त जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में धर्म संसद में भाग लेने वाले थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित थे ये। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, कांग्रेस से इस्तीफा दे करके। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें जो नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, वह लिखा किसने है? नील दर्पण जो नाटक है वह किसने लिखा? तो इसके लेखक है दीनबंधु मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध किसके खिलाफ हुआ? आपको मैंने पहले भी बताया कि वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का वाश कर दिया। वाश मतलब ख़त्म कर दिया। तो ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के साथ होता था युद्ध ये। ठीक है, तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था ये युद्ध, और तमिलनाडु में है वांडीवाश। ठीक है, याद रखना वांडीवाश तमिलनाडु में, कोई ब्रिटेन में नहीं है, या नाम अंग्रेजी है बट वांडीवाश याद रखना तमिलनाडु में है। तो इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वॉश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से आपको अधिनियम बताना है जिसमें भारत में पृथक निर्वाचन मंडल, एक अलग से निर्वाचन मंडल लाया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? तो आपको ही पता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, तो मॉडले मिंटो सुधार ही आया था 1909 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो वर्तमान झारखंड का जो क्षेत्र है सिंहभूम जिला, उसमें हुआ था। ठीक है, 1831-32 में लगभग ये हुआ था। इसके नेता थे बुद्धो भगत, मदारी महतो भी इसके नेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन से कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये बहुत कॉमन सवाल नहीं है फ्रेंड्स, तो ऐसे सवाल अगर आपको नहीं आते तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ सवाल आपको बहुत ज़्यादा बाउंसी मिले, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने इसको जब पढ़ा तभी मुझे पता चला। तो उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की श्यामल दास कॉलेज। ठीक है, उन्होंने श्यामल दास कॉलेज भावनगर से उन्होंने अपनी पढ़ाई की कॉलेज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार विशेष में हम आ जाते हैं। तो बहुत इजी सवाल है पहला ही, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो एक्सप्लेन कीजिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। तो श्री कृष्ण सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर यानी कि पटना में हुआ था, बिहार का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद 1922 में भी हुआ था गया में। आप ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पटना वाले अधिवेशन की RN मधोलकर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, अगला है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि बिहार की स्थापना कब की गई? तो बिहार की स्थापना आपको भी पता है कि 22 मार्च 1912 को की गई, बिहार की स्थापना कोलकाता से लग करके। ठीक है, इसमें बिहार के साथ झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित थे, बिहार झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित थे, और 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया। अभी भी बिहार के साथ झारखंड मिला हुआ है, और 2000 में बिहार को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया 46% एरिया के साथ झारखंड को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
ये आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना फ्रेंड्स, शायद आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए जो किसानों की के लिए जो भूमि का कितना प्रतिशत भाग नील की खेती करवाने के लिए बाध्यकारी था। ठीक है, तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। इसी के लिए तो 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह करवाया गया था। राजकुमार शुक्ल ने उनको लखनऊ में जाकर के उनको इन्विटेशन दिया था बिहार आने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो रामविलास पासवान का चूंकि निधन हो गया था हाल ही में 2020 में, तो आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा गया था कि रामविलास पासवान ने अपना जो राजनीतिक सफर था किस पार्टी से शुरू किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। आप देख रहे हो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑबिचुरी से, ऑबिचुरी मतलब निधन, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कि बहुत ही कह सकते हैं डिफिकल्ट सवाल के रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं ही पता था। तो 11वीं लोकसभा के लिए इनको नियुक्त किया गया। तो 11वीं लोकसभा से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, और इनको ध्यान में रखना कि इनको जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह थे, इनको मनरेगा मैन कहा जाता है। मनरेगा मैन इनको कहा जाता है। कि इनको रघुवंश प्रसाद, इनको इनका जो निधन 2020 में हो गया था, इसलिए इनसे सवाल बन गया था। ठीक है, चंपारण में 33 नंबर सवाल, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था। मैंने बताया था कि राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में जाकर के उनको बिहार आने के लिए इन्विटेशन दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। सी फ्रेंड्स, मगध की पहली राजधानी तो राजगीर थी। ठीक है, और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पहली राजधानी पूछ रहा है तो राजगीर थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राजगीर होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखना। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित है। बहुत ही बार पूछा गया सवाल कि बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो इनका एक सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह या फिर आंदोलन था, या फिर उसको जिसको सविनय अवज्ञा का उन्होंने प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा मतलब हम लोग सरकार के जो कानून है उसकी अवज्ञा करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो गांधी जी का जो पहला सविनय अवज्ञा था वह कौन था। तो चंपारण में ही तो था। 1917 में उनका प्रथम सत्याग्रह भी था, प्रथम सविनय अवज्ञा भी था। एक सविनय अवज्ञा रियल वाला तो 1930 में शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह के वक्त, और एक पहला सविनय अवज्ञा के रूप में जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते, लेकिन पहली बार सरकार के कानून का विरोध उन्होंने किया था चंपारण में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा गया है सवाल फ्रेंड्स, कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था, उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। संथाल तो बांका जिला में है। ठीक है, ये सही है। उराव उराव जनजाति सुपौल जिला में भी पाई जाती है। ठीक है, खरवार जनजाति आपको भागलपुर में मिल जाएगा। लेकिन ये जो मुंडा जनजाति है वो जमुई में नहीं मिलती है। मुंडा जनजाति आपको बिहार के कटिहार जिले में, उत्तरी बिहार में मुंडा जनजाति का विस्तार है, थोड़ा बहुत ही, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा की जनसंख्या में जनजातियां हैं नहीं। ठीक है, बहुत ही कम प्रतिशतता है बिहार में जनजातियों की। ठीक है, तो बिहार के जमुई में ना होकर के बिहार के कटिहार जिले में, बिहार का कटिहार जिला में कह सकते हैं, क्या ये है, बिहार के कटिहार जिले में मुंडा जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में बताना कि समस्त वन क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बीपीएससी ने ई चेक किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2019 वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1% है 7.76%। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन वैसा है नहीं। आप 2-7 को मत लगाओ, इतना अप्रॉक्स नहीं लेता है बीपीएससी, बहुत एक्यूरेसी के साथ डाटा को पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 7.76% है तो मैं मारूंगा सही, नहीं तो ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बहुत ही इजी सवाल है ये। क्या था सवाल कि बताना है आपको कि किस एकमात्र जिले में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। मैंने टाइगर रिजर्व वाली वीडियो में बताया ही था। गंडक नदी के किनारे है, ध्यान रखना, गंडक नदी के किनारे है ये टाइगर रिजर्व, और 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ये फैक्ट आप एक्स्ट्रा में याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में निम्न में से कौन सी नदियां उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है? ठीक है, तो देखो, अगर हम ये हमारा बिहार अगर हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये गंगा नदी है, तो पूछ रहा है कि उत्तर की ओर से, तो आप देख सकते हो कोसी नदी तो आती है इस तरफ से, कमला भी यहाँ से आती है, बागमती यहाँ से आती है, उत्तर से आती है, गंडक भी पश्चिमी चंपारण होते हुए, तो सारी नदियाँ तो उत्तर से ही आ रही हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इनमें से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी, बिहार का मृदा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी आपकी पाई जाएगी तराई क्षेत्र में, और आप देख सकते हो तराई क्षेत्र कहाँ आपको मिलेगा, तो ये पश्चिमी चंपारण के इलाके में आपको तराई क्षेत्र मिलने को है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी आपको मिलेगी। ठीक है, अगला है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती? आपको नहीं, ओनली, केवल, नहीं, ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, नहीं बहती है पूछ रहा है, तो सी दरभंगा में गंगा नदी बहती है, मुंगेर में भी गंगा नदी बहती है, पूर्णिया भागलपुर में गंगा नदी बहती है, तिरहुत सारण में गंगा नदी बहती है, लेकिन मगध और कोसी में गंगा नदी नहीं बहती है फ्रेंड्स। ठीक है, मगध और कोसी में गंगा नदी नहीं बहती। ये जोड़ा जो है मगध कोसी जोड़ा, वो गलत है, जिसमें गंगा नदी बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1632 में किस विदेशी कंपनी ने पटना शहर में अपनी कंपनी खोली थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री खोली थी, और वह जो है अभी पटना कॉलेज का मेरा कभी कोई पेन काम नहीं करता, नॉर्थ बिल्डिंग है। ठीक है, पटना कॉलेज का। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना चालू की। देखो, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे अगर कोई योजना है तो उसमें जो आपको उद्देश्य अगर पूछता है ना कि निम्न में से कौन, इस योजना के क्या उद्देश्य हैं, तो देखो, किसी योजना का एक उद्देश्य थोड़ी होता है। किसी भी जन कल्याणकारी राज्य के लिए जो भी योजना के द्वारा जो योजना लाई जाती है, उसका उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशन को लाभ हो सके। ठीक है, तो एक उद्देश्य नहीं होता है। तो आप ना जब उद्देश्य पूछ ले तो आप ऑप्शन नंबर ई के साथ इजीली जा सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आता है तो ऑब्वियसली आप छांट करके कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो तो, बट अगर नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, तो अगला सवाल है, अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। ठीक है, इसको किसके लिए शुरू किया था? देखो, जो शराबबंदी करवा दी गई थी, ठीक है, शराबबंदी के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे, शराबबंदी हो गई थी, उसके बाद तो बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया था, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए थे, रोजगार आजीविका का वो माध्यम था। अब वो क्या करते, तो उसके लिए सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की, और इसके लिए जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता ये नहीं था, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकाय में लोगों को रोजगार देना, ठीक है, कौशल क्षमता वृद्धि करना और पुनर्वास के लिए दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, एक से अधिक। अच्छा, बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको देखना है, नहीं बताना है फ्रेंड्स। तो देखो, इसमें मैं 7 योजना बता देता हूँ। पहला था आर्थिक हल युवाओं को बल, राइमिंग है, याद रहेगा। दूसरा था आर्थिक रोजगार महिलाओं का अधिकार। तीसरा था हर घर बिजली लगातार। चौथा था हर घर नल का जल। पांचवा था हर घर
पक्की गली या फिर नलियाँ। छठा था शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। सातवां था अवसर बढ़े, आगे पढ़ें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल कल्याण इसमें नहीं शामिल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको सातों निश्चय योजना याद ही रखना है, और 16-17 में इसको लॉन्च किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, शुद्ध राज्य घरेलू जीएसडीपी, ठीक है, जैसे जीडीपी देश की होती है वैसे जीएस स्टेट की जीएसडीपी होती है। तो वैसे ही आपको बताना है कि, मैं हटा देता हूँ इसको, बिहार सरकार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। ठीक है, कम है। 2018-19 में यह कितना प्रतिशत था? ठीक है, तो 2018 में यह राष्ट्रीय औसत का 33% था। सिंपली याद रखना है इसको, आप इकोनॉमिक सर्वे में आप ये सब पढ़ सकते हो इन सब चीज़ों को। ठीक है, अब भारत के निर्वाचन आयोग ने, बिहार चूँकि विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, तो कब प्रेस नोट जारी किया था? ठीक है, तो प्रेस नोट जारी किया था निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर 2020 को। ठीक है, और कितने चरणों में चुनाव किया गया था? ये पहला चरण 28 अक्टूबर को हुआ था, 3 नवंबर को दूसरा हुआ था, तीसरा नंबर 7 नवंबर को तीसरा चरण हुआ था। ठीक है, और इसमें 74 सीट बीजेपी को मिली थी, और 75 सीट के साथ आरजेडी, सॉरी 75 सीट के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार की उभर करके आई है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, शायद पूछ ले, बीपीएससी कुछ ही पूछ सकती है। बिहार सरकार ने 49 नंबर को, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS, ठीक है, शुरू की है। यह प्रणाली है, ठीक है, अगेन फ्रेंड्स देख सकते हो, ये भी चूंकि कोई प्रणाली है, कोई स्कीम है, इसका उद्देश्य पूछ रहा है। इसमें भी ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जा सकते थे या फिर जा सकते हो, अगर ऐसा रहे कन्फ्यूज़न हो तो। ठीक है, इसका होगा क्या ना कि जितनी सारी भी कार्यवाही की जाएगी, वित्तीय कार्यकलाप किया जाएगा, उसको ऑनलाइन कागज तथा कागज रहित किया जाएगा। ठीक है, बनाया जाएगा। और इसका एक और सही हो जाएगा, स्थानीय निकायों के लिए सरकार वित्त प्रबंध करेगी। ठीक है, राज्य सरकार वित्त प्रबंध करेगी। इसका ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने क्या किया था? 2 जनवरी को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। किसके लिए? 5 बार मिल चुका है बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है, एक बार मिला था 11-12 में, फिर 12 में ही मिला था, फिर एक और, फिर 15-16 में मिला था, फिर 16-17 में मिला था, फिर 17-18 में भी मिला था। तो 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है। इस बार का जो मिला था वो मक्का और गेहूं के लिए बिहार, 6ठी बार मिला मक्का और गेहूं के लिए बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार। ध्यान रखना, शायद दूसरी बार भी पूछ सकले किसके लिए दिया जाता है कृषि कर्मण पुरस्कार, या फिर कौन सा पुरस्कार मिला है गेहूं मक्का के लिए। तो कृषि कर्मण पुरस्कार मक्का के लिए दिया गया है। हो गया बिहार का सेक्शन खत्म। अब हम आते हैं राज्य व्यवस्था एवं संविधान पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, मतलब विकेंद्रीकरण की विशेषता निम्न में से कौन से नहीं है? सी, स्वायत्तता अगर मिल जाएगी छोटे छोटे निकायों को तो सीधी सी बात है विकेंद्रीकरण होगा। लोक सहभागिता होगी तब भी विकेंद्रीकरण होगा, लोग भाग लेंगे, हर एक शासन के हर एक स्तर पर लोगों की भागीदारी होगी तो शासन का विकेंद्रीकरण होगा, संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, स्थानीय समुदायों को सशक्त किया जाएगा तब भी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन स्थानीय समुदायों के आत्मविश्वास को आप अगर नहीं जगाते हो तब आप विकेंद्रीकरण को नहीं बढ़ावा दे रहे हो। तो यह जो है सो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं होगा। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ठीक है, तो ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यह संवैधानिक विकास का एक्ट नहीं है। ठीक है, ये सिविल राइट्स एक्ट को पारित किया गया। ठीक है, जिसका संविधान निर्माण में कोई, संवैधानिक विकास में कोई योगदान नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की बात की गई है? अनुच्छेद 324 में। ठीक है, आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए, विधि का नियम या फिर कानून या का अधिराज्य से क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा बन जाता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो आप याद रखना, पंचायती राज बीपीएससी का पता नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। तो हर साल पंचायती राज से तो सवाल आता ही आता है, आपको करके ही जाना है 67th में। ठीक है, बहुत एक महीना टाइम है, आप अच्छे से कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 243 का जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल। इसके तहत भारतीय संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत की गई थी, 64वां, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया पॉलिटी खत्म। अब पूछते ज्योग्राफी, भारत का भूगोल से। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से कौन पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी आबादी की तुलना में सबसे ज़्यादा अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन उसमें मैक्सिमम उसके आदिवासी ही हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। निम्न में से कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र में कौन क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में है, पुलनेज। तो पुलनेज कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, बाकी चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी ये तीनों कर्नाटक में हैं ऑलरेडी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न, फ्रेंड्स अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप बिल्कुल मत घबराना, आप अपनी स्पीड एडजस्ट करके देख सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो शायद आपको इसमें वक्त लग सकता है। तो वीडियो लंबी हो रही है बट आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्रेंड्स, कि आपको कहीं भी डिलेमा ना हो फ्रेंड्स क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, बढ़ते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी भी है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है? तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खनिज और जिले में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो आप देखते हैं तो माइका भागलपुर में नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर में। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में लाइमस्टोन पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बीपीएससी ने चेक किया, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का भूगोल आ गया। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, जहाँ पे उसकी राजधानी टोक्यो है। आगे बढ़ते, ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का एक भाग है? कहाँ पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है? ग्रीनलैंड का किससे चलता है? तो डेनमार्क से चलता है। ठीक है, प्रशासन डेनमार्क का चलता है वहाँ पे। निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो सोने का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है, देखो सोने की चैन, आप ध्यान रख सकते हो, सोने की चैन। तो सोने की चैन, सोने का सबसे अधिक उत्पादन चीन में हुआ है। ठीक है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? ठीक है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो हो जाएगा क्या, अफ्रीका। अफ्रीका में फ्रेंड्स 54 कंट्री है। आप कहोगे एशिया, तो हो सकता है एशिया में 48 देश है, 50 है, लेकिन चूंकि हम लोग ताइवान और इजराइल को देश नहीं मानते हैं, इसलिए कोई कंट्री नहीं मानता है, इसलिए 48 ही माना जाता है, कहीं 48 कहीं 50। ठीक है, तो सबसे अधिक हो जाएगा देश निम्न में से अफ्रीका में। ठीक है, अर्थव्यवस्था पे आते हैं। तो निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? कर्नाटक। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, लगभग 7100 मेगावाट की क्षमता। उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑयल रिफाइनरी तो बरौनी में है ही, बरौनी जो कि बेगूसराय में है। सीमेंट बंजारी में है। फर्टिलाइजर भरोही में है। लेकिन रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है या मुजफ्फरपुर में है। आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, खाद्य प्रबंधन में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि खाद्य प्रबंधन के लिए सरकार खाद्य खरीदेगी नहीं। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि खाद्यान्न का निर्यात खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत हो जाएगा कि समाज के कमजोर वर्गों में खाद्य का वितरण करना हो जाएगा। ठीक है, खाद्यान्न को किसानों को उचित मूल्य पर खरीद करवाई जाएगी, बफर स्टॉक का निर्माण करवाया जाएगा, रख रखाव करवाया जाएगा, खाद्य सुरक्षा आदि है। इसका उद्देश्य निर्यात करना नहीं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है। तो सिंपल सी बात है कि सरकार अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है जो पूंजीगत संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं, जिससे भारत सरकार को आय की प्राप्ति नहीं होती है। वही है वह राजस्व घाटा। पूंजी ले ली और गैर पूंजीगत संपत्ति परिसंपत्ति ही के लिए उधार ले लिया जाता है सरकार के द्वारा। यही राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि वर्ष 2019-20 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। तो आपको ही पता भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय गलियारों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसका शुरुआत 2015 में किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है। कौन सी संस्थान आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा साइंस स्टार्ट हो जाता है, भौतिकी। तो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है फ्रेंड, तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा जवाब कि 4.70 किलो ओम। आप अगर आता है तो आप बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फैराडे स्थिरांक क्या है। तो स्थिरांक है, तो चूंकि यह सार्वभौमिक स्थिरांक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बहुत बार पूछा गया सवाल है फ्रेंड्स। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, अच्छा 78 नंबर क्वेश्चन है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या से नहीं बदलते हैं। तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, सब कुछ बदल जाता है। तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक, वेग, गति सब बदल जाता है। आवृत्ति ऑप्शन नंबर सी नहीं बदलती है। आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। चूंकि पता है विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाशीय तरंग ही होते हैं, तो इसका वेग हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पांव रखा था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा श्यानता निम्न में से किसकी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है शहद की। श्यानता का मतलब क्या है, कौन सा द्रव कितना ज़्यादा घर्षण कराएगा, कितना ज़्यादा द्रवों में वो प्रतिरोध, वही तो विस्कोसिटी श्यानता कहलाती है। तो जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा श्यानता, तो शहद इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। कहाँ चला गया। हाँ, निम्न में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा हो जाएगा, निम्न में से पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में 94 Pu 242 के नाभिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इन न्यूट्रॉन को पहचानना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि प्लूटोनियम जो इसमें जिसकी परमाणु भार है 242
और परमाणु चूंकि इसके न्यूट्रॉन को निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर हो जाता है 242, ठीक है। तो इसका प्रोटॉन तो हो जाएगा वही जो कि इसकी परमाणु संख्या यानी कि 94। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में प्रोटॉन की संख्या यानी कि 94 को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 148। 242 में 94 आप घटा करके देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले के लिए सांस में जो जांच की जाती है उस पर क्या होता है, उस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूने का पानी निम्न में से किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से क्या, अधूरा जब जलेगा तो क्या निकलेगा? फ्रेंड्स ध्यान रखना, कुछ भी अगर अधूरा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कुछ भी अगर अधूरा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं करंट अफेयर्स नहीं करवाऊंगा, मैं सिरसिरी निगाहों से करंट अफेयर्स को दिखा दूंगा। मैं सिर्फ स्टैटिक कर रहा हूँ क्योंकि करंट तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। और मैथ्स भी मैं आंसर से बता दूंगा। अच्छा बढ़ते हैं। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? तो जब एक आयन 3 से 6 बदलेगा तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किससे द्वारा अलग किया जाएगा? तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन विधि सब्लिमेशन के मेथड से अलग किया जाएगा, ठीक है। इसमें नेफ्थलीन उड़ जाएगा और रेत बच जाएगी। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी है? सिग्मा बंधन 12 हो जाता है बेंजीन में और पाई बंधन 3 हो जाता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है ना, कैसा होता है? 1 2 3, ठीक है। तो सिग्मा पाई बंधन 1 2 3 पाई बंधन हो गया और सिग्मा बंधन आप देख सकते हो 6 और यहाँ पर 6 12, ठीक है। सिग्मा बंधन 12 और पाई बंधन 6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या हैं, कौन कौन है? ठीक है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। तो आप देख सकते हो NH2 NHCOC मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जीव विज्ञान की तरफ। तो अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि तना का एक ही तो प्रॉपर्टी होता है मोस्ट जो यूनिक होता है कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो अदरक में भी तो नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है। इसलिए यह तना है जड़ नहीं। कौन? अदरक, ठीक है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? निम्न में सबसे मीठी चीनी, सबसे मीठा क्या होता है? फ्रूट फ्रेंड्स। तो फ्रक्टोज ही हो जाएगा सबसे मीठी चीनी, आप याद रख सकते हो ऐसे। निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? असत्य फल है सेब, ठीक है। आगे मूंगफलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में इनमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लौंग एक मसाला जो कि है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग देखते हैं आप लोग फूल की कली के जैसा होता है। लौंग देखने में भी फूल की कली जैसा लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लौंग फूल की कली होती है। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के में किसका उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव इंफ्रारेड, इसका सही जवाब इंफ्रारेड हो जाएगा। इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है। बहुत ज़्यादा दूध का सेवन करोगे तो आपको स्कर्वी होगा। स्कर्वी से दांत प्रभावित होता है, ठीक है, मसूड़े प्रभावित होते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विटामिन जो कि रक्त का थक्का बनने में प्रभावी होता है, नाम क्या है? विटामिन के, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो महिला सेक्स हार्मोन ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 101 की ओर। पार्किंसन बीमारी के उपचार
के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए दिया गया था, आर्विड कार्लसन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2000 में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड रोग हो जाता है, थायराइड की कमी, थायराइड ग्रंथि में खराबी हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का कौन सा भाग संवेदनशील होता है? तो कड़वाहट के लिए पीछे का जो जीव का पीछे का भाग, जीव का देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये अगर हमारी जीभ है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मीठा पहचान सकते हो। ठीक है, इस भाग में आपको साल्टी का स्वाद पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सोर, बड़ी बड़ी मोटी मोटी कलियाँ यहाँ पे होती हैं जीभ में, आप देख सकते हो यहाँ बहुत ही छोटी छोटी कलियाँ होती हैं। तो यहाँ मीठा, स्वीट, स्वीट साल्टी सोर। ठीक है, स्वीट साल्टी सोर मतलब यहाँ पे मीठा, नमकीन, खट्टा, और यहाँ पे जो भाग है यहाँ पे कड़वाहट। ठीक है, यहाँ पे कड़वाहट महसूस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पीछे के भाग में, जीभ के पीछे के भाग में कड़वाहट के लिए संवेदनशीलता पाई जाती है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन समसामयिक पे। फिट इंडिया, मैं सिर्फ इसका आंसर बताते चलूंगा, मैं कोई एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको अभी काम नहीं देगा, बट चूंकि किस तरीके से सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से बन, फ्रेंड्स ये चूँकि पहला वीडियो इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेटरी ज़्यादा हो रहा है, कुछ बातें समझानी भी जरूरी है, तो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगली वीडियो उतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 40 मिनट मैक्सिमम में मैं सारे क्वेश्चंस को करा दूंगा, 150 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपको बस देखना है, क्वेश्चन का बस समझना है कि किस तरीके का सवाल करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। ठीक है, किसने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ऑब्वियस सी बात है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ पे नरेंद्र मोदी ने दिया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। अच्छा, राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर क्या जारी किया था? ऑब्वियसली 100 रुपये, 100वें जन्मदिन पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया होगा, कॉमन सेंस वाली भी बात है। ची लूपो को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, लघु चित्र है वो, वित्तीय चित्र है, इस अरुणाचल प्रदेश की मूवी है। ठीक है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई धन ऐप लॉन्च किया है? HDFC बैंक। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम HDFC बैंक के द्वारा ही लाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल हम देख लेते हैं, तो सॉरी इसको जूम आउट करना है। हाँ, भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण शुरू किया गया था? सबसे पहले विदेशी लोग दिल्ली हवाई अड्डे पे ही आए थे, तो दिल्ली हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड परीक्षण शुरू किया गया। ठीक है, हालांकि हाँ, राफेल फाइटर के लिए किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से वायुसेना को शामिल कर लिया गया है? ठीक है, आपको ही पता है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट अंबाला में आया था, राफेल उतरा अंबाला में, हिल गया पाकिस्तान, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आई थी, अब बहुत वायरल हुआ था न्यूज़, आप कवरेज हुआ, मिला था इसको राफेल को। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस सर्व महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अगर ये बदला नहीं है फ्रेंड्स तो नीतू डेविड है, और ये आगे भी काम दे सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। अब देखो, स्पोर्ट्स से सवाल बन जा रहा है, महिला US ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? US ओपन नाओमी ओसाका ने जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको 2022 का प्रिपेयर कर लेना है, 21 का प्रिपेयर कर लेना है, ग्रैंड स्लैम मेल का फीमेल का भी। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो वो हो जाएगा शुरा किटाटा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, और स्पोर्ट्स से पूछा जाता है। 3 फ्रेंड्स अभी देख रहे हो। तीसरा सवाल, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी ने संन्यास की घोषणा की, रिटायरमेंट की घोषणा की। इनके साथ ही एक और खिलाड़ी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, वो है सुरेश रैना जी। ठीक है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेरी इजी, ए राजू मार इसको रे, परेश रावल। ठीक है, बाबू भैया। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? ठीक है, DRDO पूछ रहा है फ्रेंड्स, DRDO। तो इसके वेरी फेमस DRDO द वेरी फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी है DRDO के प्रमुख। आगे बढ़ते हैं, तो किस विषय के लिए बुशरा अतीक और रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? इसका सही जवाब होगा चिकित्सा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़, नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया है। ठीक है, ये कोविड के पहले के लिए इनकी घटना, भुखमरी के लिए बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन 2020 में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है, तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। ठीक है, एकमात्र अभिनेता हैं ये। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग, अच्छे तटों को ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है? पिछली बार 8 तटों को मिला था। इस बार आप रामसर साइट अच्छे से करके जाओगे। ठीक है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? देखो फ्रेंड्स, अगर कोई स्टेट का क्वेश्चन है, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आप बिहार के साथ जा सकते हो। ठीक है, ये तुक्का है। ठीक है, बिहार ऑब्वियसली, घर तक ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत की जा रही है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड, QUAD का सदस्य कौन नहीं है? ठीक है, ऑब्वियसली ये चूंकि चाइना को काउंटर करने के लिए है, तो ये चीन क्वाड का सदस्य नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया? तो उस टाइम के हमारे के हाथों में था। ठीक है, अभी भी है शायद। ठीक है, प्रहलाद पटेल जी ने इनकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई। वर्तमान में इसके अभी अभी केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी शायद, और खेल मंत्री भी संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी। आई एम कन्फ्यूज्ड, अगर होगा मैं करेक्शन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन कहाँ किया गया फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, वियतनाम में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर नंबर 1 पर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA कार्यक्रम शुरू किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को फिर से जितवाने के लिए। ठीक है, ठीक है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन चला था। ठीक है, मागा कैंपेन, डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप को पुनर्निर्वाचन से संबंधित है ये सवाल। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो अपना पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अक्टूबर 2020 से 2021 के जून 2021 के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? भारत का में सवाल है तो इसको भारत कर सकते हो। इसका सही जवाब ऑब्वियसली भारत को ही बनाया गया है। ठीक है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है, चूंकि ये ऑपरेशन है, देखो योजना का 2-3 उद्देश्य हो सकता है, बट चूंकि ये ऑपरेशन है तो किसी एक खास चीज़ के लिए वो ऑपरेशन चलाया होगा, किसी एक पर्टिकुलर इशू के लिए। तो रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2018 तक विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंडियन माइग्रेंट्स हैं, भारतीय पीपल हैं। ठीक है, हाल ही में एक संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीत ली है। ठीक है, विजाग प्रोजेक्ट भी इसको कहते हैं, शायद पूछ ले कि विजाग प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। विजाग प्रोजेक्ट शायद, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख है रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है क्या? तो पहले था 77, अब हो गया है 63। ठीक है, पहले इसका स्थान 77वां था, अब इसका स्थान 63वां हो गया है। किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 77वां। अब फ्रेंड्स पता है वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है, और चूंकि वर्ल्ड बैंक ने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते, सॉरी,
भारत के केंद्रीय बजट में, बजट से सवाल है, केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो 15 लाख करोड़ रुपए भारत का साख क्रेडिट एम्बिट रखा गया है। ठीक है, साख लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है भारत सरकार के लिए केंद्रीय बजट में कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है, कुसुम योजना तो किरोसिन पर जो निर्भरता है किसानों की उसको समाप्त करने के लिए पंप सेटों का से ऊर्जा को जोड़ना। ठीक है, तो डीजल और किरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना और पंप सेटों से सौर ऊर्जा को जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं उसकी बात जो किया था मैंने कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकता हूँ, हर चीज़ के साथ नहीं। अगर आपको आता है तो रीड द ऑप्शंस केयरफुली, अगर नहीं आता है तो जस्ट गो विद द ऑप्शन ई। ठीक है, यू कैन गो। और वैसे आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑप्शंस में अगर वैसा लगता है तो आप उस टाइम आपके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जब पता ही नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक विश्व बैंक के शीर्ष 10 बैंकों में शामिल है? तो भारत का एकमात्र बैंक भारतीय स्टेट बैंक, सबसे बड़ा भारत का बैंक है, एसबीआई आरबीआई के बाद भारतीय स्टेट बैंक है। इसी ने व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल किया गया इसको। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण तो 1955 में किया गया था। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष है, ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार ने 2021 के बजट में नई योजना निर्भीक घोषित की है। अच्छा, अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा? ठीक है, निर्भीक योजना निर्यात क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, निर्यात क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? तो इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? मिस्र बन गया है फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, मिस्र बन गया है। ठीक है, और इससे पूर्व मिस्र 1979 में भी किया था। ठीक है, फिर जॉर्डन ने 1964 में इजराइल के साथ समझौता किया था। ये लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इजराइल भी एक कंट्री है, यूएन ने नहीं किया कंसीडर। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल हो जाएगा, नागरिकता संशोधन जो विधेयक कानून है वह कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को। कब पारित किया? 11 दिसंबर 2019। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह कौन सा बन गया है? आपको पता है कि वो कांदला बंदरगाह है, और आपको पता है कांदला बंदरगाह कहाँ है? तो कांदला बंदरगाह गुजरात में, बधावन बंदरगाह। ठीक है, बधावन बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है, और यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत का 13वां बंदरगाह, ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? इसका नाम है रुद्रम। ठीक है, इसका नाम है रुद्रम। ऑप्शन नंबर डी, इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा? डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब ये गणित के सवाल आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको आंसर ऐसे तो आप बनाने का तो वक्त है नहीं, तो मैं आंसर्स बता देता हूँ इसका। ठीक है, 141 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 142 का आंसर हो जाएगा, आप खुद से बनाना जरूर। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में क्या कर दूंगा, मैथ्स के जो 141 से लेकर के 150 तक है उसके आंसर्स को, वो ए बी सी जो भी रहेगा वो डाल दूंगा, आप देख करके वहाँ से बना करके मिला सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 143 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 144 के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब 6 हो जाएगा। ठीक है, 145 के लिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MN। 146 के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा, आप सही से पढ़ लेना और बना लेना आराम आराम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 147 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 11 दिन सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 148 का सी 155 डिग्री।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 143642। ठीक है, 14,000, 1 लाख जो भी है वो 1,43,642। ठीक है, निम्न प्राकृत संख्या नहीं है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये 150 जो लास्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 और 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो जहाँ जहाँ तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये प्रीवियस ईयर बुक नहीं हो पाता है, तो अगर ये मैं थोड़ी सी हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो सब्सक्राइब टू अनुरोध सुशांत एजुकेशन, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।